आपने शायद ये आवाज आज पहली बार सुनी होगी, खासकर एक तारे से निकलते हुए, जो कि सुनने में बेहद अजीब लगती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये तारा ऐसा अकेला तारा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों तारे हैं जो कि तरह तरह की आवाजें और तरह तरह की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको पता है, ये तारे बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, यानी कि घने। यानी कि अगर कोई इस तारे के मटेरियल को एक चम्मच में भरेगा तो उसका वजन धरती पर आकर अरबों टन होगा। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों? लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि ये तारे एक्चुअली में है कौन। आज की वीडियो में हम इसके रहस्यमय विज्ञान को जानते हुए 5 ऐसे तारों की बात करेंगे जिनकी आवाज को पहली बार सुनना हमारे लिए बेहद ही डरावना और रोमांचकारी हो सकता है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये रहस्यमय विज्ञान का सफर। कल्पना कीजिए एक ऐसे तारे की जो इतना घना है कि उसके एक चम्मच भर पदार्थ का वजन धरती पर अरबों टन होगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इन कॉस्मिक मार्वल्स को कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार्स। लेकिन क्या आपको पता है इससे भी ज्यादा रोमांचकारी क्या है? इनमें से कुछ तारे तो टाइम से भी ज्यादा तेज गति से घूमते हैं, यानी कि 1 सेकंड से भी ज्यादा तेज, लगभग 100 गुना। और जिसके साथ साथ ये अंतरिक्ष में भेजते हैं रेडिएशन बीम्स। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सूर्य का हमारे लिए एक खास महत्व है, लेकिन क्या आपको पता है न्यूट्रॉन स्टार्स के आगे सूरज भी कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज के सेंटर की डेंसिटी लगभग 150 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वहीं न्यूट्रॉन स्टार की यही डेंसिटी 1 बिलियन टन से भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि 1 बिलियन टन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो सूरज के सेंटर का मटेरियल इन स्टार्स के सेंटर के मटेरियल के आगे एक कागज के टुकड़े के समान लगेगा। और इनसे निकलती हुई आवाज तो अलग ही तरह का रोमांच क्रिएट करती है। लेकिन एक सेकेंड, स्पेस में तो वैक्यूम होता है, यानी कि साउंड तो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो आखिर ये आवाज रिकॉर्ड कैसे हुई? नहीं, चलिए हम थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये पल्सर स्टार्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स रेडियो वेव्स को भेजते कैसे हैं। देखिए, अंतरिक्ष में तो वैक्यूम होता है, इसलिए वहां कोई मीडियम नहीं होता जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल कर सके। और रियलिटी में बात करें तो साइंटिस्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में कोई आवाज होती ही नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें पल्सर की साउंड के बारे में, तो एक्चुअली में हम उसकी रेडियो वेव्स को सुन रहे होते हैं। देखिए, पल्सर अपने मैग्नेटिक पोल से रेडियो वेव्स को भेजता है, और जब ये तरंगे धरती पर पहुंचती हैं तो रेडियो टेलीस्कोप्स की हेल्प से इनको कैप्चर किया जाता है, और बाद में इन रेडियो वेव्स को साउंड की वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उन्हें सुन सकें, जिसे कहा जाता है सोनिफिकेशन। इसमें पल्सर द्वारा निकली गई रेडियो वेव्स को रेडियो टेलीस्कोप से कैप्चर करके बाद में उसको साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे फाइनली हमें पल्सर की आवाज सुनने को मिलती है, भले ही अंतरिक्ष में खुद साउंड हो ना हो। देखिए, पल्सर्स जो कि न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं बहुत डेंस और कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए ये यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। ये स्टार्स अपने मैग्नेटिक पोल से इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे कि रेडियो वेव्स एमिट करते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जब ये वेव्स हमारी लाइन ऑफ साइट से गुजरती हैं तो हमें रेगुलर पल्सेस के रूप में दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें पल्सर्स कहा जाता है। देखिए, पल्सर्स की डिस्कवरी 1967 में जोसलीन बेल बर्नेल और एंटनी हॉश द्वारा की गई थी, जब उन्होंने अजीब और रेगुलर रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए थे। इस डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी में एक नई डायरेक्शन दी, क्योंकि पल्सर्स की स्टडी से हमें न्यूट्रॉन स्टार्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिली थी। एग्जाम्पल के लिए 1974 में रसल होल्स और जोसेफ टेलर ने बाइनरी पल्सर PSR B1913+16 डिस्कवर किया, जो ग्रेविटेशनल वेव्स का पहला एक्सपेरिमेंट प्रूफ था। और इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था। इस तरह पल्सर सिर्फ यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मददगार नहीं है, बल्कि एस्ट्रोनॉमी में टाइम और स्पेस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम मिलते हैं आज के हमारे पहले न्यूट्रॉन स्टार से, जो कि है PSR B0329+54। देखिए, PSR B0329+54 एक प्रसिद्ध पल्सर है जो अपने रेगुलर रेडियो पल्सेस और यूनिक फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये पल्सर जिराफ नक्षत्र में स्थित है। जिराफ यानी
कैमेलोपार्डालिस, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिराफ के लिए, लगभग 3460 लाइट ईयर्स दूर है। इसका स्पिन पीरियड लगभग 0.71452 सेकंड्स है, जो इसे एक हाईली रेगुलर एमिटर बनाता है। देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है जिसको कहा जाता है स्पिन पीरियड। आइए जानते हैं ये है क्या। पल्सर के स्पिन पीरियड को समझने के लिए हम एक आइस स्केटर की एग्जांपल ले सकते हैं। जब एक आइस स्केटर अपने आर्म्स को अपने शरीर के पास लाता है तो उसका रोटेशन स्पीड बढ़ जाता है। ये वैसे ही है जैसे एक कोलैप्सिंग स्टेलर कोर का डायमीटर छोटा होता है, जिसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हुए न्यूट्रॉन स्टार का रोटेशन स्पीड बढ़ जाता है। इसी तरह जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ साइकिल के एंड में कोलैप्स होता है और न्यूट्रॉन स्टार्स बनाता है तो उसका स्पिन पीरियड बहुत छोटा हो जाता है, मतलब वो बहुत तेजी से घूमता है। जैसे एक आइस स्केटर अपने आर्म्स को पास लाने से तेजी से घूमता है, वैसे ही कोलैप्सिंग स्टेलर कोर का डायमीटर छोटा होने से न्यूट्रॉन स्टार का रोटेशन स्पीड बढ़ता है, जो कि इसको टाइम से भी ज़्यादा फास्ट बनाता है। इस पल्सर की कुछ विशेषताओं में इसका मोड स्विचिंग बिहेवियर शामिल है, जिसमें इसका रेडिएशन पैटर्न रैंडमली चेंज होता रहता है। इस फिनोमिना को 2003 से 2009 तक के लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के दौरान स्टडी किया गया है। इस न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी से न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स और मैग्नेटिक फील्ड डायनामिक्स के बारे में महत्वपूर्ण इंसाइट्स मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पल्सर के पल्सेस को एक फ्रेंच कंपोजर ने ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट किया था, जिसे उन्होंने अपने एक कॉम्पोजिशन में इस्तेमाल किया। PSR B0531+21, जिसे क्रैब पल्सर के नाम से भी जाना जाता है, एक न्यूट्रॉन स्टार है जो कि क्रैब नेबुला M1 के केंद्र में स्थित है। ये पल्सर 1968 में डिस्कवर किया गया था और ये पहला पल्सर है जिसे सुपरनोवा रेमिनेंट से जोड़ा गया। क्रैब नेबुला, जो कि एक सुपरनोवा रेमिनेंट ही है, लगभग 6500 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें क्रैब पल्सर का सेंट्रल पोजीशन है। क्रैब पल्सर के रोटेशन पीरियड लगभग 33 मिली सेकेंड्स है, जो इसे एक हाईली रेगुलर एमिटर बनाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस है और ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके उन्हें स्पेस में हाई स्पीड्स पर भेजता है, जिसे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ये रेडिएशन नेबुला के एमिशंस का मेन सोर्स है, जो रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक होता है। क्रैब पल्सर की स्टडी से न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स और पल्सर विंड नेबुले के प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसे एस्ट्रोफिजिक्स में एक्टिव रिसर्च का विषय बनाते हैं। PSR J0437-4715 पिक्टर नक्षत्र में स्थित एक ऐसा पल्सर स्टार जिसको मिलीसेकंड पल्सर कहा जाता है। यह पल्सर अपने एक्सिस पर लगभग 174 टाइम्स पर सेकंड घूमता है, जिसका मतलब है कि हर 5.75 मिलीसेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। इस पल्सर का मास लगभग 1.4 सोलर मासेस है और इसका रेडियस लगभग 11.4 किलोमीटर है। ये अपने कंपेनियन व्हाइट ड्वार्फ के साथ 5.75 दिन के ऑर्बिटल पीरियड में घूमता है। PSR J0437-4715 को न्यूट्रॉन स्टार एटमॉस्फेयर्स और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को समझने में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पल्सर की स्टडी से न्यूट्रॉन स्टार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनामिक्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। PSR B1937+21, जो वुलपेक्युलर नक्षत्र में स्थित है, ये पहला मिलीसेकंड पल्सर था जो 1982 में डिस्कवर किया गया। इस पल्सर की रोटेशन पीरियड लगभग 1.55 मिलीसेकंड है, जो इसे एक सेकंड में लगभग 642 टाइम्स घुमाता है। इस पल्सर की खोज ने यह प्रदर्शित किया कि पल्सर अपने रोटेशन स्पीड को एक्रेशन के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, जो न्यूट्रॉन स्टार के एवोल्यूशन को समझने में महत्वपूर्ण है। इस न्यूट्रॉन स्टार की टाइमिंग स्टेबिलिटी ने इसे एटॉमिक क्लॉक्स के समान टाइम कीपिंग के लिए उपयोगी बना दिया है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना को डिटेक्ट करने में मददगार है। इस पल्सर के स्टडी से पल्सर एस्ट्रोनॉमी में नए डायमेंशंस का समर्थन मिला है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलती है। यह है PSR B0833-45, जिसे वेला पल्सर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध न्यूट्रॉन स्टार जो वेला नक्षत्र में स्थित है। यह पल्सर अपनी तेजी से घूमने और हाई एनर्जी एमिशंस के लिए जाना जाता है।
वेला पल्सर वेला सुपरनोवा रेवेनेंट का हिस्सा है, जो एक पुराना सुपरनोवा एक्सप्लोजन का निशान है। इसका डिस्टेंस अर्थ से लगभग 1000 लाइट ईयर्स है। वेला पल्सर से हाई एनर्जी गामा रेज और एक्स रेज का एमिशन होता है। रिसेंट स्टडीज में इस पल्सर से 20 टेरा इलेक्ट्रोवोल्ट तक के गामा रेज डिटेक्ट किए गए हैं, जो इसे हाई एनर्जी गामा रे स्काई का ब्राइटेस्ट परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट बना देता है, जो सडन इंक्रीजेस हैं इसके रोटेशन स्पीड में। ये ग्लिचेस लगभग हर 3 साल में होते हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को समझने में मददगार भी होते हैं। वेला पल्सर का स्टडी न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स, पल्सर विंड नेबुले और सुपरनोवा रेमिनेंट के प्रोसेसेस को समझने में महत्वपूर्ण है। इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसे एस्ट्रोफिजिक्स में एक्टिव रिसर्च का विषय बनाते हैं। लेकिन अभी भी हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली में ये आवाज़ ऐसे आती क्यों है। जब हम वेला पल्सर की बात करते हैं तो इससे जो आवाज़ें आती हैं उसका रीज़न उसकी यूनिक प्रॉपर्टी से है। वेला पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार है जो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बना था। जब न्यूट्रॉन स्टार बनता है तो वो अपने कोर में इंटेंसली रोटेट करता है और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब वेला पल्सर रोटेट करता है तो वो रेगुलर इंटरवल्स पे रेडियो वेव्स और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है, जो एक सॉर्ट ऑफ पल्सेस की फॉर्म में हम तक पहुंचती हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था। इन पल्सेस की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी को हम साउंड की तरह फील करते हैं जब उन्हें रेडियो टेलीस्कोप से कैप्चर किया जाता है, जिसके बाद उसको सोनिफिकेशन के थ्रू साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। वेला पल्सर का रोटेशन बहुत फास्ट होता है, अराउंड 11 टाइम्स पर सेकेंड, और इस फास्ट रोटेशन और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रेगुलर रेडियो पल्सेस जनरेट करता है, जिसे हम आवाज़ समझ सकते हैं, इवन दो एक्चुअली ये साउंड वेव्स नहीं होते। अब देखिए, इसका भी एक कारण है जो कि सीधा सीधा इसके ओरिजिन से ही कनेक्टेड है। इमेजिन करो एक ह्यूज स्टार एक जायंट रिएक्टर की तरह काम कर रहा हो, जहां कंटिन्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हो। इस रिएक्टर में हाइड्रोजन जैसे लाइट एलिमेंट्स हीलियम और दूसरे हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है जो स्टार को गर्म और ब्राइट बनाए रखते हैं। टाइम के साथ स्टार के कोर में हाइड्रोजन का फ्यूजन खत्म हो जाता है और स्टार अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है। अब स्टार अपने कोर में हीलियम और दूसरे हैवी एलिमेंट्स का फ्यूजन करता है, जिससे और भी हैवी एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक स्टार के कोर में आयरन का फॉर्मेशन ना हो जाए। आयरन का फ्यूजन एनर्जी रिलीज नहीं करता, बल्कि एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए स्टार का कोर अब फ्यूजन से एनर्जी नहीं पा पाता। इस एनर्जी की कमी की वजह से स्टार का कोर अपने ही ग्रेविटी के इफेक्ट से कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। ये कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि स्टार की आउटर लेयर्स एक्सप्लोड होकर स्पेस में डिस्पर्स हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है सुपरनोवा। इस एक्सप्लोजन के बाद बचा हुआ कोर इतना डेंस और कोल्ड हो जाता है जिससे न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का मास ऑन एन एवरेज सन के मास का 1.4 से 2 टाइम्स होता है, लेकिन उसका डायमीटर सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर्स का ही होता है। इसलिए इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, जो वाटर के डेंसिटी से 10⁻13 से 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा होता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए ये कितना होता है। न्यूट्रॉन स्टार अपने फास्ट रोटेशन और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से पल्सर्स के रूप में जाने जाते हैं, जो रेगुलर इंटरवल्स पे रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। इनकी साउंड्स उनके रोटेशन स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है, तो वो क्या कारण है जो हमारे सूरज को इन न्यूट्रॉन स्टार से अलग बनाता है? आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम वेला पल्सर की आवाज़ों को सूरज से कंपेयर करें तो दोनों का मैकेनिज्म अलग है, लेकिन दोनों अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, बस तरीके अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूस होती है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो सनलाइट के फॉर्म में हमें मिलती है। सन अपनी एनर्जी मोस्टली लाइट और हीट के फॉर्म में रिलीज़ करता है, जो स्पेस के थ्रू हम तक पहुंचती है। सन की एनर्जी का ये प्रोसेस काफ़ी स्टेडी और कंटिन्यूस है,
और वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेला पल्सर की एनर्जी की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि ये एक न्यूट्रॉन स्टार है जिसपे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद हाई डेंसिटी मटेरियल और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। वेला पल्सर बहुत तेज़ी से रोटेट करता है और इस रोटेशन की वजह से वो रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स रिलीज़ करता है जो हम आवाज़ की तरह फील करते हैं या फिर सुनते हैं। ये पल्सेस रेगुलर इंटरवल्स पे आती हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी अलग होती है जिसका मैकेनिज़्म ज़्यादा डायनामिक और पीरियोडिक है, जिसमें कि एनर्जी स्पेसिफिक पल्सेस के फॉर्म में रिलीज़ होती है, अनलाइक सन जो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ करता है। और अगर हम इन दोनों की साउंड का कंपैरिजन करें तो सन की एनर्जी जो हम तक पहुंचती है वो लाइट और हीट की फॉर्म में होती है जो साउंड नहीं होती, जबकि वेला पल्सर की आवाज़ एक्चुअली में साउंड वेव्स नहीं है लेकिन उनको रेडियो वेव्स के फॉर्म में कैप्चर किया जाता है जो हम रेडियो टेलीस्कोप से सुन सकते हैं और सोनिफिकेशन के थ्रू वो एक ऑडियो में या फिर साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि इन दोनों को कंपेयर करते वक्त सन की एनर्जी रिलीज स्टेडी और कंटिन्यूस है, जबकि वेला पल्सर की एनर्जी रिलीज पीरियोडिक और पल्स लाइक है जो स्पेसिफिक इंटरवल्स पे होती है रेडियो वेव्स के फॉर्म में। तो दोनों स्टार्स एनर्जी रिलीज करते हैं लेकिन तरीका और टाइप अलग अलग है। सन का एनर्जी रिलीज हमारे डेली लाइफ में सनलाइट और गर्मी के रूप में होता है, जबकि वेला पल्सर की एनर्जी हम रेडियो वेव्स के फॉर्म में सुनते हैं जो एक पीरियोडिक पैटर्न में आती है। तो इन कंक्लूजन न्यूट्रॉन स्टार्स अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इमेंस डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रैपिड रोटेशन की वजह से यूनिवर्स के एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने में बहुत मददगार हैं। पल्सर्स जो न्यूट्रॉन स्टार्स का एक स्पेसिफिक टाइप है ने हमारी एस्ट्रोफिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बढ़ाया है। ये हमें जनरल रिलेटिविटी जैसी थ्योरी को टेस्ट करने का मौका देते हैं और मैटर के फंडामेंटल नेचर को समझने में भी हेल्प करते हैं। वेला पल्सर और क्रैब पल्सर जैसे पल्सर्स की स्टडी से हम स्टेलर एवोल्यूशन, ग्रेविटेशनल वेव्स और क्वांटम फिजिक्स के बारे में और जान पा रहे हैं। आगे चल के हो सकता है कि साइंटिस्ट फ्यूचर रिसर्च ऑब्जर्वेशनल टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करें, न्यूट्रॉन स्टार के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में बिहेवियर को समझें और उनके एटमॉस्फेयर्स की मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में फोकस करें। मिलते हैं आपसे एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।